फेन शहर के ऊंचे भव्य द्वार और आसपास का वातावरण दबाव और गंभीरता से भरा हुआ। दो सफेद बालों वाले बूढ़े पहरे पर खड़े हैं। काले लबादे में एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आता है। गोद में एक गुलाबी गालों वाला 7 साल का बच्चा। वह थोड़ा झुकता है, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। काले लबादे वाला व्यक्ति गहरे स्वर में, जूनियर शिजोऊ क्षेत्र से आए हैं। दुश्मनों ने पीछा किया, मारने की कोशिश की और बेल छोड़कर भागना पड़ा। कृपया हमारी मदद करें। दोनों बूढ़े अपनी भेदती निगाहों से उसे देखते हैं। उनमें से एक अपनी भौहें चढ़ाकर बोलता है, आवाज में हल्की तिरस्कार की झलक। दुश्मनों का शिकार शीजू की ताकत के साथ, और तुम्हारे पास बस एक छोटी सी गुड़िया बचाने की ताकत है? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भाग रहे हो। दूसरा बूढ़ा हल्के से सिर हिलाता है, उसकी आंखों में मजाकिया चमक। चलो जाओ, ऐसे कमजोर लोग यहाँ कुछ खास उथल पुथल मचा नहीं सकते। काले लबादे वाला आदमी तेजी से सिर झुकाता है, उसकी आवाज में राहत और आभार छलकता है। धन्यवाद वरिष्ठ। वह जल्दी जल्दी बच्चा गोद में लेकर शहर की ओर बढ़ता है। उसका हर कदम सतर्क और जल्दी में है, मानो वह किसी अनहोनी से भाग रहा हो। जैसे ही वह दूर जाता है, दोनों बूढ़े हल्के से हंसते हैं और फिर अपनी निगरानी में जुट जाते हैं। चारों ओर का वातावरण गहन और डरावना बना रहता है। दोनों ने पिता और पुत्र को गहराई से देखा, लेकिन फिर वे एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। तिरस्कार उनके हर शब्द में छलक, आह, ये कमजोर है और इसका जीवन बस एक बची हुई सांस तक सीमित। दूसरा बोला, कैसे चींटियों जैसे लोग झोंकझों की ओर भाग रहे हैं। शायद जीजो में मर जाना ज्यादा बेहतर होता। हा हा हा। दोनों एक दूसरे को देखकर और जोर से हंसे। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वे वापस अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गए और आने वाले लोगों से पूछताछ करने लगे। लेकिन अचानक एक ठंडी सिहरन भरी हवा ने उनकी पीठ छू ली। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य खतरे ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई भयानक शिकारी खड़ा है। वे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। भीड़ बस शोर मचाते हुए आगे बढ़ रही थी। तुमने महसूस किया? एक ने धीरे से पूछा। हाँ, दूसरे ने उत्तर दिया, जैसे किसी जहरीले सांप की नजरें हमारी रूह को चीर रही हों। तुमने भी ऐसा ही महसूस किया? बिल्कुल, दोनों ने सिर हिलाया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, परंतु कुछ सोचने के बाद उनमें से एक ने जोर का ठहाका लगाया। शायद यह हमारा भ्रम था। आखिरकार ऐसा डर सिर्फ 1 महीने पहले भी हुआ था। तुम्हें याद है, ओरिएंटल के उस आदमी ने गुस्से में सैकड़ों पिघलने वाली आत्माओं को खत्म कर दिया था। अब तक डर लगता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के उजाले में ऐसे लोग हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। शायद कमजोर होना कभी कभी अच्छा होता है। दोनों ने जबरदस्ती हंसते हुए काम पर ध्यान लगाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन शहर के एक अंधेरे कोने में काले लबादे के नीचे एक शांत मगर भयावह शख्स खड़ा था। उसकी छाया में एक बच्चा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। पिताजी, बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, उन दो बुड्ढों ने आपकी और मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उनके सिर फोड़कर गेंद बना देता। काले लबादे के पीछे से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम यहां से कभी नहीं बच पाते। जुओ फैन ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। याद रखो, ये छोंगजोऊ है, ये जगह खतरनाक है, और यहाँ का मालिक, उससे टकराना मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन हमारे पास लोंगजू का दिया हुआ लोंग जिदान है। अगर वो सामने आया तो उसे सीधे जला दें। जुओ फैन ने उसकी नादानी पर सिर हिलाया और उसकी मासूमियत पर एक हल्की मुस्कान छोड़ी। तुम अभी नहीं समझोगे छोटे, जीतने के लिए ताकत ही काफी नहीं होती, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जुओ फैन ने हल्की सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पास बस 2 ड्रैगन की आराम की गोलियां बची हैं, लेकिन ये आखिरी उपाय हैं। मैं इसे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता। अब चाहे इसे कहीं भी फेंका जाए, ये खजाने की तरह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कहते हुए जुओ फैन की आंखें एकदम सख्त हो गईं। उसके चेहरे पर अनोखी दृढ़ता झलकने लगी। मनुष्यों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वे सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकें। बाहरी ताकतों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना मेरे अभ्यास को बर्बाद कर देगा।
और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुसेंटोग ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तो क्या आप पिछले 2 सालों से सिर्फ इस बात पर मेहनत कर रहे हैं कि पीछे हटने का असली नुस्खा क्या है? उसके स्वर में बेचैनी साफ छलक रही थी। जुओ फैन हल्का सा हंसे। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे किसी झील का ठहराव। उसने धीरे से कहा, असली नुस्खा अपने मन को साधने में है। खुद को कमजोर दिखाना या बाघ और सुअर बनना केवल दिखावा है। असली तथ्य यह है कि हमें खुद को सच्चाई पर लौटने देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर मैंने पिछले 2 सालों में इस कौशल का अभ्यास नहीं किया होता तो शायद अब तक मेरी मनस्थिति टूट चुकी होती। वह रुका और गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, अगर मैं इस शांत रहस्य को नहीं सीखता तो मैं अब तक अंधकार में गिर चुका होता, पर मैंने खुद को बचा लिया। यही वजह है कि अब मैं 5 गुना गुणों की बाधा को पार कर सकता हूँ। यह सब मेरे गुरु युआन लाओ के सिखाए सत्य के गुणों का फल है। गु सेंटोंग, जो अब तक सुन रहा था, गहरी सोच में पड़ गया। उसने अनजाने में आह भरी। उसे एहसास हुआ कि जुओ फैन अपने अतीत के अनुभवों से कितना कुछ सीख चुका है। लेकिन फिर उसने अपने गले में लटकते हुए सुनहरे ताले की ओर इशारा किया और कहा, और यह क्या है? यह ताला मेरे गले में क्यों पहनाया है? क्या आप सोचते हैं कि मरने से डर लगता है? यह तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत है। जुओ फैन ने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने उसके गुलाबी गालों को हल्के से दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, उह, तुम अभी बच्चे नहीं हो। पिताजी, मैं 300 से ज्यादा का हूं, गुसेंटोग ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन आप मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, और इस ताले की वजह से मेरी शक्ति पूरी तरह छिप जाती है। अब सबको लगता है कि मैं सच में 7 साल का हूं। रास्ते में हर कोई मेरे गाल खींचने और छूने की कोशिश करता है। अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं सच में उनका गला घोंट देता। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना सीखना होगा। अगर तुम्हारी ताकत इतनी प्रभावशाली है और तुम झोंगजोउ के क्षेत्र में पहुंचते हो तो वे तुम्हें जिंदा खजाना समझकर पकड़ लेंगे। फिर हमारे मामलों का क्या होगा? गुसेंटोग ने हल्का सा सिर झुकाया। ठीक है पिताजी, पर क्या आप इस ताले का कोई कम शर्मनाक संस्करण नहीं बना सकते थे? इतना बड़ा सोने का ताला मेरे गले में लटका हुआ है। यह तो बहुत ही अजीब लगता है। जुओ फैन उसकी बात पर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, प्यारा दिखने में कोई बुराई नहीं है। जुओ फैन ने गुसेंटोंग की शिकायत को बीच में ही रोक दिया और हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारा चेहरा देखो, कितना मासूम लगता है ना? इस दीर्घायु ताले के साथ तुम बस एक नन्ही सी हानिरहित परी की तरह दिखते हो। लेकिन कौन सोच सकता है कि इस परी के चेहरे के पीछे एक भयंकर जानवर छुपा हुआ है? यह सबसे बेहतरीन हथियार है जिससे दुश्मन को पूरी तरह से गुमराह किया जा सकता है। सोचो जरा, जब हम किसी अजेय प्रतिद्वंद्वी से टकराते हैं और वो तुम्हें एक मासूम बच्चे की तरह नजरअंदाज कर देता है, फिर अचानक तुम्हारी एक मुट्ठी पड़ती है और उसकी हड्डियां चटक जाती हैं। क्या ही अद्भुत दृश्य होगा, है ना? गुसेंटोंग ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर लंबे समय तक सोचने के बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, यह बात तो समझ में आती है। आप वाकई एक पिता कहलाने के योग्य हैं। आपकी सोच और प्लानिंग का कोई जवाब नहीं। लेकिन उसकी बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने पूछा, तो पिताजी, हम उस आदमी से कब लड़ेंगे? जुओ फैन की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने गंभीरता से कहा, आशा करता हूं कि हमें कभी उससे लड़ना न पड़े। उसकी पलकें हल्की फड़कीं। वह रुक गया और शहर के सबसे केंद्रीय स्थान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता झलक रही थी। डोंगजोउ के मूल स्वामी, अब जोंगजोउ के शांगुआन फेन के 9 तलवार राजाओं में से एक। यह सबसे अच्छा होगा कि इस बार उससे बचा जा सके। लेकिन अगर... वह अचानक रुक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसकी आंखें गहराई में खो गई। उसकी गंभीरता और बढ़ गई। जुओ फैन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, माथे पर लकीरें पड़ गई और धीरे धीरे बुदबुदाया। लॉन्ग जू द्वारा दिए गए मोटे नक्शे के अनुसार तियांडी फेंगसू में से एक यहाँ के पास होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, ये जगह शांगुआन फेयन की हवेली के भीतर है। कौन मजबूत है इस नियम के तहत, इसका वही होना लगभग तय है। पर उस हवेली में चुपचाप घुसकर इसे खोजना, ये तो सच में भगवान को चुनौती देने जैसा होगा। अपनी सोच में गहरे डूबे जुओ फैन ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। गुसेंटोंग ने यह देखा तो चिंतित होकर बोला,
तो फिर हम क्या करें पिताजी? आपने कहा था कि वहां बादलों जैसे शक्तिशाली लोग हैं। भले ही हम दोनों साथ हो, हम अपनी जान नहीं बचा सकते। अगर हमें उन सबको एक ही वार में नष्ट करना है, तो क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? जुओ फैन की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने गंभीर स्वर में कहा, लॉन्ग जिदान, आखिरी उपाय है। इससे भी कम में मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने अपनी ठोड़ी छूते हुए सोचा। छोटे तीसरे बेटे, तुमने देखा होगा शहर के गेट पर पहरा बहुत सख्त है। वो दोनों बूढ़े लोग भी असामान्य रूप से सतर्क थे। हमने जोंगजो के कई शहरों का दौरा किया है, लेकिन ऐसा कड़ा पहरा पहले कहीं नहीं देखा। गुसेंटोंग ने भौहें चढ़ाईं। शायद इसलिए क्योंकि ये फेयुन शहर है 9 डोमेन में से एक की राजधानी। जुओ फैन ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जोंगजो हमेशा से शक्तिशाली और घमंडी रहा है। वो किसी भी खतरे से डरते नहीं। उनके लिए जानकारी लीक होना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने पर कब्जा कर सकते हैं। पर यहां ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। इतना गंभीर कि खुद शांगुआन फेयन भी घबराए हुए हैं। गुसेंटोंग ने आ भरते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि महल के अंदर भी हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। जुओ फैन मुस्कुराया और धीरे से बोला, आशीर्वाद संकट से जुड़ा होता है और संकट में अक्सर आशीर्वाद छिपा होता है। शांगुआन फेन का घबराना यह साबित करता है कि उसे किसी ने धमकी दी है। मुझे नहीं पता कि यह ताकत कहां से आई है, लेकिन यह साफ है कि दोनों के बीच कोई संघर्ष जरूर होगा। और जब दो ताकतें लड़ रही होती हैं, तब मछुआरा हमेशा लाभ में रहता है। गुसेंटोंग ने आंखें चमकाते हुए हंसकर कहा, वाह, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। पिताजी वाकई बहुत तेज हैं, हा हा हा। तो अब क्या करें? चुओ फैन के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। अब? उसने गंभीरता से कहा, रहने की एक जगह ढूंढते हैं और हालात का इंतजार करते हैं। हमें यहां कुछ वक्त गुजारना होगा। हा हा हा। उसने अपनी बागे की आस्तीन छटकी और सबसे समृद्ध बाजार की ओर बढ़ गया। गुसेंटोंग उसकी हरकतें देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सवालिया भाव उभर आया। 3 घंटे बाद जुओ फैन और गुसेंटोंग एक सुनसान बड़ी हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। उनके बगल में एक अजीबोगरीब बड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी मजबूत सांस 6 गुना देवताओं की शक्ति का संकेत दे रही थी। बड़े आदमी ने बेपरवाही से कहा, यह घर, मेहमान, फेयुन शहर के सबसे अच्छे घरों में से एक है। लेकिन क्या करें, आत्मा पत्थरों की जरूरत ने मुझे इसे बेचने पर मजबूर कर दिया है। गुसेंटोंग ने उसकी ओर घूरा, लेकिन फिर अपनी आंखें घुमा ली। वह बड़बड़ाया, कमाल है, एक देवताओं की शक्ति का आदमी और यहाँ बाजार में घर बेच रहा है। जोंगजोऊ के हालात सच में कुछ और ही हैं। शायद किसी दिन हमें जुआन मास्टर को सड़क पर झाड़ू लगाते या शौचालय साफ करते हुए देखना पड़े। जुओ फैन ने एक नजर हवेली पर डाली और थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा, कीमत बोलो। बड़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया, एट्सरिद्ध आत्मा पत्थर। क्या ये ठीक है? जुओ फैन ने व्यंगी से हंसते हुए कहा, एट्सरडैर, क्या मजाक कर रहे हो? जीजोऊ में सम्राट का घर भी दैथान आत्मा पत्थरों से ज्यादा नहीं है। आखिरकार घर तो बस रहने की जगह है और आत्मा पत्थर साधक की असली जड़ हैं। तुम सच में सोचते हो कोई आत्मा पत्थरों के बदले घर खरीदेगा? बड़े आदमी ने तिरस्कार भरी नजर से जुओ फैन को देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम इसे जीजोऊ जैसा समझ रहे हो, लेकिन ये जोंगजोऊ है। यहां अगर तुम्हारे पास सार्वभौमिक क्षमता नहीं है, तो तुम किसी काम के नहीं। देखो मुझे, चिजोऊ में मैं वांगसन के रईसों और जमींदारों का सम्मान पाता था, लेकिन यहाँ मैं एक मामूली फेरीवाला बनकर घर बेच रहा हूँ। गुसेंटोंग ने हैरानी से कहा, तो फिर तुम जोंगजोऊ क्यों आए? क्या मुर्गे का सिर बनना बेहतर है बजाय फीनिक्स की पूंछ का मुहावरा नहीं सुना? बड़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, क्योंकि मेरी उम्मीद थी कि मैं अपनी काबिलियत से जोंगजोऊ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। जू फैन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और पूछा, तुम्हारा गुरु यहाँ क्यों था? बड़ा आदमी असहाय होकर बोला, मेरा गुरु आत्मा का स्वामी था और फेयन वांगफू में रक्षक था। यहाँ वह एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। जू फैन ने बीच में टोका, तो फिर अब क्या हुआ? बड़े आदमी की आंखें उदासी से भर गईं। मत पूछो, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 1 महीने पहले वांगफू में चोरों का एक समूह घुस आया।
किसी तरह एक बच्चा भी उनके साथ था और वे लगभग कामयाब हो गए। मास्टर वांग जियानफेल को जब पता चला तो उन्होंने गुस्से में सैकड़ों गार्ड और आत्मा पिघलाने वाले स्वामियों को मार डाला, जिनमें मेरा गुरु भी शामिल था। गु सेंटोंग ने विस्मित होकर कहा, तो अब तुम? बड़े आदमी ने कंधे उचकाए और हताश स्वर में कहा, मुझे घर बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। बदकिस्मती कभी भी किसी को भी घेर सकती है ना? यूफैन ने मन ही मन सोचा और एक मुस्कान के साथ कहा, शायद इस जगह पर थोड़ी देर ठहरने का वक्त आ गया है। तो अगर तुम्हारा मालिक मर गया है तो तुम उसका घर बेच दोगे? जुओ फैन ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए कहा। उसकी आवाज में शंका और मखौल का स्पष्ट मेल था। उसने खुद से कहा, तो यही वजह है कि इस शहर में मार्शल लॉ लगा है। किसी ने महल में सेंध लगाई थी, और चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, वह सफल नहीं हुआ होगा। जुओ फैन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन वह अभी भी इंतजार कर रहा है, शायद सुदृढ़ीकरण के लिए। इसीलिए फैन शहर की इतनी सख्ती से जांच हो रही है। जुओ फैन के मस्तिष्क में विचार बिजली की गति से दौड़ रहे थे। अगर खजाना महल में नहीं होता तो शांगुआन फेन आंतरिक जांच के बजाय बाहरी खोज पर ध्यान देता, और अगर खजाना अभी भी महल में है तो चोर दोबारा कोशिश जरूर करेंगे, और यही हमारा मौका होगा, कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने का। इन विचारों के साथ जुओ फैन की आंखों में एक चालाक मुस्कान उभरी, लेकिन तभी बड़ा आदमी असहजता से बोला, यह अतिथि अधिकारी, मुझे गलत मत समझिए, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। ये आर्सहत्जरथाल आत्मा पत्थर मेरी जेब में नहीं है। जुओ फैन ने अपनी ठंडी आंखों से उसे देखा, मानो उसके मन की गहराई को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आदमी ने लंबी सांस लेते हुए समझाया, देखिए, भले ही मेरा मालिक महल का रक्षक था, मैं बस एक गुलाम था। जब मेरे मालिक की मौत हुई, घर में जितनी भी संपत्ति थी सब लूट ली गई। सिर्फ यह हवेली बची थी, क्योंकि इसे तुरंत हटाया नहीं जा सकता था, और अब मुझे इसे बेचने का काम सौंपा गया है। उसने कड़वाहट से कहा, यह भी तय किया गया है कि जितना पैसा मिलेगा वह कई स्वामियों में बुझ जाएगा। मैं इसे अपना नहीं रख सकता। अगर आप चाहे तो मैं इसे आधे मिलियन आत्मा पत्थरों तक गिरा सकता हूं, लेकिन उससे कम नहीं। और अगर आप सहमत नहीं हैं तो मुझे इसे किसी और को बेचना होगा। जो फैन ने चुपचाप घर की ओर देखा, जैसे वह कुछ और सोच रहा हो। उसकी आंखें स्थिर थीं और भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। बड़ा आदमी उसकी चुप्पी देखकर बेचैन हो गया। क्या यह आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा है, या उसके पास सच में इतने आत्मा पत्थर नहीं हैं? लेकिन जल्द ही बड़ा आदमी मुस्कुराया और फुसलाते हुए कहा, अरे मेहमान, आपको एक बात बताना भूल गया। इस घर में और भी खास चीजें हैं। ओह! जुओ फैन ने भौहें उठाई और ठंडे स्वर में पूछा, क्या चीजें? आदमी ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मेरे मालिक ने इस घर में कई गुप्त कमरे बनाए थे। वह शायद उनमें अभ्यास करते थे, कीमिया करते थे, या जादुई उपकरण बनाते थे। जब वह मरे तो ज्यादातर चीजें लूट ली गईं। लेकिन उसने रहस्यमयी अंदाज में रुकते हुए कहा, हो सकता है कुछ ऐसा अब भी बचा हो जिसे किसी ने नहीं छुआ। अगर आपको कोई कीमती चीज मिल जाए तो हो सकता है ये घर 800 आत्मा पत्थरों से ज्यादा कीमती साबित हो जाए। बड़े आदमी ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सब आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। जुओ फैन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। उसने धीरे धीरे कहा, किस्मत? हाँ, शायद किस्मत ही इस खेल का असली मोहरा है। जुओ फैन के होठों पर एक धूर्त मुस्कान उभरी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, धोखा दे रहे हो, है ना? लोग लालच में आकर तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी, मानो वो उस आदमी के मन की हर चालाकी को भांप चुका हो। फिर भी हालात की मजबूरी बरकरार थी। उसने मन ही मन सोचा, यहां प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगा, और देखें खेल किस ओर जाता है। उसके होठों पर शरारती वक्रता और गहरी हो गई। वह उस मोटे आदमी की ओर मुड़ा और कहा, जियोंगताई, क्या तुमने अभी अभी पायसर धी नहीं कहा था? बड़े आदमी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई उपहार है ना? उसने हकलाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में झिझक साफ छलक रही थी। अगर तुम्हें कोई बेहतर प्रस्ताव मिल जाए तो जरूर ले लेना। जुओ फैन ने अपनी आवाज में तंज भरते हुए कहा, साथ ही एक चंचल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। उसने कहा, नहीं तो आधा मिलियन ही सही।
आखिरकार तुम्ही ने कहा कि 1 महीने पहले सैकड़ों मास्टर मारे गए थे और अचानक ये घर बिक्री के लिए आ गया। लगता है मामला काफी संदिग्ध है ना? उसके ये शब्द सुनकर बड़े आदमी का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट छलकने लगी। उसने सब कुछ उगल दिया था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गहरी अनिच्छा के साथ उसने स्थिति से बचने की कोशिश करते हुए सौदे के लिए हामी भर दी। कुछ ही देर बाद विलेक और आत्मा पत्थरों का आदान प्रदान हो गया। जुओफैन ने बड़े संतोष के साथ उस घर पर अपना दावा ठोका, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अप्रत्याशित अतिथि पहले ही इस घर में कदम रख चुका था।